नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। 31 मई को हल्द्वानी में निकाली जाएगी रैली। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस निकालेगी रैली। कई पूर्व सैनिकों को भी किया जाएगा सम्मानित। बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बना रही ब्रांड, ये आरोप लगाए गए हैं। और ऐसे में अब 31 मई को हल्द्वानी में ये यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस ये रैली निकालने जा रही है और कई पूर्व सैनिकों को इस दौरान सम्मानित करने का काम भी कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगा है और अब इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस भी ये रैली निकालने जा रही है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बना रही है ब्रांड। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस भी रैली निकालेगी, जय हिंद रैली इसका नाम दिया जाएगा। तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस ये रैली निकालने जा रही है। हल्द्वानी इसका केंद्र रहने वाला है। हल्द्वानी से इसकी शुरुआत होगी और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब और किस समय ये रैली का आयोजन किया जाएगा और कौन कौन बड़े चेहरे इस रैली में शामिल भी होंगे? देखिए, आपको बताऊं कि ये जो रैली है 31 तारीख को ये होनी है। हल्द्वानी में प्रस्तावित है जय हिंद रैली ये निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की को सफलता कांग्रेस की रैली निकालेगी, जिसमें कई सारे दिग्गज नेता कांग्रेस के इसमें सम्मिलित रहेंगे। बात करें तो जो प्रदेश प्रभारी है उनको उत्तराखंड की शैलजा कुमारी शैलजा वो उपस्थित मौजूद रहेंगी। इसके साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण महाराज सहित तमाम बड़े नेता उत्तराखंड कांग्रेस के वो यहाँ पर शामिल रहेंगे। और कांग्रेस की जो रैली है ये कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जिस तरीके से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं सैनिकों के ऊपर। तो ये सब बताने का वो इस रैली के जरिए आम जनता को प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस रैली में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो देखा जाए तो रैली के जरिए जहां एक और बीजेपी कांग्रेस का निशाना साध रही थी, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। विशाल, ऐसे में क्या माना जाए अमित, क्योंकि तैयारियां तो पूरी की जा रही हैं और कौन बड़े चेहरे इसका नेतृत्व भी करेंगे और क्या केवल हल्द्वानी तक ही ये यात्रा सीमित रहेगी या प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको चलाया जाएगा? देखिए, जो सूचना अभी मिली है और जो प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज ने बताया, उनका ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस पहले स्वाभिमान बचाओ रैली निकाल चुकी है, लेकिन ऑपरेशन जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद जो है कांग्रेस ये जय हिंद रैली निकाल रही है, जो कि पूरे देश भर में चल रही है। तो उत्तराखंड में ये रैली हल्द्वानी में संचालित होनी है, क्योंकि पूर्व में संविधान बचाओ जो रैली थी वो देहरादून में हो चुकी है। तो ये रैली हल्द्वानी में होनी है। और बात करें इसमें नेताओं की, तो इसमें प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड की कुमारी शैलजा के साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें या पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं केंद्र में, प्रदीप टम्टा की बात करें, ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। और रैली में देखने वाली बात ये होगी कि इस रैली के बाद बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर काउंटर करती है, क्योंकि वो बीजेपी का कहना है कांग्रेस जो है इस तरीके की जो राजनीति करने का काम कर रही है, इस तरीके की रैली से वो जनता को भ्रमित करने का काम करती हुई नजर आ रही है। अमित, ऐसे में क्या कहा जाए, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह चलाया गया उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी ले रही है तिरंगा रैली निकालकर, दूसरी तरफ खुद भी वही रैली निकाली जा रही है। तो क्या माना जाए, क्या ये किस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता? ये हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जहाँ बीजेपी एक तरफ तिरंगे यात्रा रैली निकालकर ये आम जनता के बीच ये बताने का प्रयास कर रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके तहत हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने जो जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनका हमने बदला लिया।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने के जरिए ये बताने का प्रयास करेगी कि बीजेपी की कथनी और करने में किस तरीके से फर्क है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि हम सैनिकों का सम्मान करने वाली पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहीं बीजेपी के कुछ बड़े जो नेता हैं, चाहे उसमें वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हों, ये किस तरीके से सैनिकों के लिए मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन बीजेपी के जो संबंधित जो बड़े नेता हैं वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया है पार्टी से और उनके पद से उनको निष्कासित नहीं किया है। जबकि कोर्ट की बात करें तो कोर्ट भी लगातार उन पर कठोर टिप्पणी कर चुका है। ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में इस जो ऑपरेशन सिंदूर का जो हुआ है और जिस तरीके इस मुद्दे पर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस जय हिंद रैली निकालने जा रही है, तो इससे आने वाले समय में इसका काफी राजनीतिकरण देखने को मिलेगा। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भगवानपुर से बड़ी खबर, कालसो खेलड़ी स्थित गोदाम में लगी आग, अग्निशमन टीम ने पाया आग पर काबू। नुकसान का नहीं हो पाया आंकलन, जंगल के बीच बना था ये गोदाम, रिजेक्ट सामान को किया जाता था इकट्ठा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंगल के बीच में ये गोदाम बनाया गया था और ऐसे में अब इस गोदाम में आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही आग लगी और आग की सूचना पर अग्निशमन की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और नुकसान का भी अभी आकलन नहीं हो पाया है कि कितना अभी तक नुकसान इस फैक्ट्री में हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि जंगल के बीच में गोदाम बनाया गया था और इसमें रिजेक्ट सामान को इकट्ठा किया जाता था इस गोदाम में, और अब इसमें आग लग गई। आग लगने से सामान जलकर राख भी हो गया है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी और गोदाम में लगी आग को बुझाने का काम भी फायर ब्रिगेड की टीम ने किया है। तो भगवानपुर से एक खबर है जहां पर गोदाम में ये आग लगी और इस आग पर समय रहते काबू पाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ज़्यादातर सामान जलकर राख हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि जंगल के बीच में गोदाम बनाया गया था। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कितने नुकसान की जानकारी मिल रही है अभी तक इस गोदाम में और क्या कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं आग लगने के? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक गोदाम जो जंगल के बीच में था, यहाँ पे जो रिजेक्ट सामान होता है उसको इकट्ठा किया जाता था, जिसके बाद यहाँ पे अचानक से गोदाम में आग लगी। आग लगने के बाद यहाँ पे तमाम जो दमकल की टीम थी वो मौके पर पहुंची। वो यहाँ पे टीम ने मौके पर आगे तमाम आग पर काबू भी पाया गया, लेकिन ऐसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है अभी। हालांकि आग लगने का क्या कारण था वो यहाँ पे साफ नहीं हो पाया, जिसको लेकर यहाँ पे पुलिस और जो फायर की टीम है वो यहाँ पे जांच करी। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके की तस्वीर हरिद्वार से लगातार सामने आ रही, इससे एक दिन पहले भी यहाँ पे ज्वालापुर में आग की घटना सामने आई थी, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आग की जो घटनाएं वो यहाँ पे बढ़ती जा रही। सबसे बड़ी बात ये है विशाल की जिस तरीके से हमने बीते वर्ष भी यहाँ पे देखे कि जो जंगलों में जो आग फैल जाती थी उसको लेके यहाँ पे जो वन विभाग है वो इस बार एक्टिव दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं है कि जो वन में भी आग फैली हो। जी, लेकिन अभी क्या आकलन नहीं हो पाया है मनोज, और क्या समय रहते आग पर काबू पाया गया या सारा सामान जलकर राख हो गया? बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि जो ये गोदाम था ये जंगल के बीच में था। हालांकि जब इसकी सूचना फायर टीम को मिली तो रुड़की से जो फायर विभाग की टीम थी वो मौके पर पहुंची। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लाखों का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया, जिसका अब यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना वो सामान था, किस तरीके से आग लगी थी। पूरे मामले की जाँच भी की जा रही। मौके पर फायर की टीम, पुलिस के जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे और यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग का कारण क्या था। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। 21 दिन में 10.91 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। देश विदेश के कोने कोने से पहुंच रहे तीर्थयात्री। सबसे ज्यादा केदारनाथ यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंचा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंचा और 21 दिन में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन भी किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा केदारनाथ और यमुनोत्री में तीर्थयात्री पहुंचे दर्शन करने के लिए, और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी धामों में बढ़ी हुई है और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 30 लाख के पार भी पहुंच गया है। तो चारधाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और ऐसे में 21 दिन में लगभग 11 लाख लोगों ने दर्शन भी किए भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में। और यह भी कहा जा रहा है कि केदारनाथ और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं इस बार। हालांकि 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी अपना करा लिया है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार की यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। हरिद्वार की मायादेवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की, जिसको लेकर यात्रियों में काफी आक्रोश भी रहा। चारधाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। गाड़ी तो 3 थी, एक गाड़ी चली गई है। अभी स्वाद हो गया, अभी हरिद्वार नहीं रहा। अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर, तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा, क्योंकि सनातन धर्मियों की ये राजधानी है हरिद्वार। वहाँ पर जो देखना, दर्शन करना, तीर्थ यात्रियों को श्रद्धा लेकर आते, बिना दर्शन किए जा रहे। डर लगता है, जाने में कई दिक्कत होती है। सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे कुछ कहीं गए ही नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे? किसी को डर लग रहा है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे? हमारा है सब है ठीक करा दे हमें, और अच्छे से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे हरिद्वार में। भी आए यहाँ चारधाम सब किया था हमने, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ कार्रवाई पूरी चाहिए हमें। देखिए, पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी इस संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है, उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा, उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है उसके खिलाफ सख्त। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पिछली 54 पेंडिंग शिकायतों को लेकर हरिद्वार डीएम कमलेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के साथ अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर लताड़ भी लगाई। तो 30 शिकायतें डीएम हरिद्वार के सामने भी आई, जिसका अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के आदेश भी दिए गए। डीएम हरिद्वार ने बताया कि पिछले 54 शिकायतें और आज 30 शिकायतें मिली हैं, जो कि बिजली विभाग, चकबंदी, पैमाइश, राजस्व विभाग समेत कई विभागों की। जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले जो पुराने लंबित प्रकरण हैं उनकी समीक्षा की गई है। लगभग 54 प्रकरण लंबित हैं पुराने, तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर इस सभी को निस्तारित करके भेजें। उसके अलावा आज कुल 30 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुछ शिकायतें राजस्व से संबंधित हैं, कुछ चकबंदी से संबंधित हैं, और मुख्य रूप से नदी के किनारे, सोलानी नदी के किनारे तटबंध बनाने की मांग 3-4 शिकायतों में आई है। तो सिंचाई विभाग ने बताया है कि ऑलरेडी उन्होंने एक एस्टिमेट बना के भेजा हुआ है, तो जैसे ही धनराशि स्वीकृत होती है उस कार्य को कराया जाएगा। उसके अलावा कुछ शिकायतें इस विषय की आई हैं जो न्यायालयों में पेंडिंग है प्रकरण, वो भी आए हुए हैं, तो उसमें संबंधित को निर्देश दिया गया है कि जल्दी जल्दी तिथियां लगा करके मुकदमों का निस्तारण करें। शेष शिकायतें कुछ पैमाइश की थी, 1-2 बिजली की थी, तो इस प्रकार की शिकायतें हैं। एक आध वो पुलावा टूटने की शिकायत थी, तो उन सभी में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, और कुछ तात्कालिक प्रकृति की थी जो आजकल में निस्तारित हो जाएंगे। तो हरिद्वार के मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए अंतर्राज्यीय चोर सुल्तान अहमद उर्फ अली उर्फ पप्पू को हरियाणा के झज्जर से गिरफ्तार कर लिया है। 14 मई को झबरेड़ा क्षेत्र के श्री कन्हैया जी मंदिर से
लड्डू गोपाल के पीतल की मूर्ति चोरी होने की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। आरोपी का हुलिया सहारनपुर की पुरानी चोरी से मेल खाने पर संदेह हुआ। सर्विलांस की मदद से उसका ठिकाना झज्जर में पता चला, जहां से उसे दबोच लिया है। पूछताछ में आरोपी ने झबरेड़ा और भगवानपुर के मंदिरों में चोरी होने की बात को स्वीकारा किया है और बताया है कि उसने चोरी का सामान कलियर के पास एक कबाड़ी को बेच दिया। थाना जबरेड़ा में जिला पंचायत सदस्य अंकित त्यागी द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी, जिसमें प्राचीन कन्हैया मंदिर से उनके जो धातु की एक मूर्ति चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस द्वारा संभावित जितने भी संदिग्ध हैं उनको चेक करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसके जो भी आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ करके गहन जांच के बाद इसके जो आरोपी हैं, 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की गई थी, इसमें एक का नाम सुल्तान अहमद है जो झज्जर का रहने वाला है, उसको पकड़ा जा सका है। इसके पास से चोरी की गई धातु की मूर्ति और तमाम अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। इस प्रकार की घटना में जो भी लोग सम्मिलित रहे हैं या जिनको भी आगे इनके द्वारा भेजने का प्रयास किया गया, उन सभी को सम्मिलित करते हुए इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य और भी मामले अगर इनके ऊपर पहले प्राप्त होते हैं या पूछताछ। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब निवासी शारीम पर पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले के आरोप लगे हैं। पीड़िता रमशा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसका पति शारीम नशेड़ी है, जिसके कई महिलाओं से अवैध संबंध है। रमशा ने बताया है कि लगभग 3 साल पहले उसकी शादी शरीम से हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति ससुर हुसैन अहमद, सास फराना और ननंद मिस्कात उस पर लगातार दहेज की मांग करते रहे। मैं उससे नगद और कार लाने का दबाव भी बनाते रहे और इनकार करने पर बेरहमी से मारपीट भी करते रहे। मुझे पता चला था मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आज मैं तकरीबन 3 बजे के टाइम आई अपनी ससुराल। वहाँ पे मेरे ससुर ने, ननद ने और मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, बहुत ज़्यादा मुझे मारने की कोशिश की जान से। मेरे गले में रस्सी डाल के गला दबाया मेरा। फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर आई। सबने देखा, मोहल्ले पड़ोस ने सबने वो करी मेरी मदद। 112 पर फिर मैंने फ़ोन किया, फिर पुलिस को बुलाया वहाँ पे, उन्होंने मुझे थाने भेजा। फिर मेरा मेडिकल भी हुआ है और मेरा मेडिकल भी मेरे पास ही है। हरिद्वार नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय पर फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फेरी समिति प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव की ओर से 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम रूप से भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के वेडिंग जोन को व्यवस्थित किए जाने के साथ ही रोडी बेल वाला महिला पिक वेडिंग जोन की महिलाओं को भी उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। वहीं सभी गंगा के घाटों के पुलों को नो वेडिंग जोन घोषित करते हुए अतिक्रमण मुक्त किए जाने का निर्णय भी लिया गया। निरंतर रूप से इसी प्रकार से टीवीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूँ नंदन कुमार जी ने जब से चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहती है। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए। सेना के सम्मान में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक ने तिरंगा यात्रा की।
जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए और सेना पर गर्व किया। और अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने भारतीय सशस्त्र बलों के इसी पराक्रम की कहानी को मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका विपक्ष ने भी स्वागत किया है, लेकिन सलाह के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा देश भर में हो रही है और इन सब के बीच उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अब मदरसों में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की जानकारी दी। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। धामी सरकार के फैसले पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारी पीढ़ियों को पता होनी चाहिए। भारत के शूरवीर किस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की रक्षा करते हैं, इस तरह के विषयों को सिलेबस में अंकित करना सरकार की सराहनीय पहल है। हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम NCERT का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे POK में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है। वहीं इस मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि भारतीय सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। सरकार का फैसला सही है, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि देश के भविष्य को ये पता चल सके कि कब कब सेना ने किस तरह बहादुरी से जीत हासिल की। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना का जो ऐश्वर्य है, जो पराक्रम है, वो पढ़ाया जाना चाहिए। वो जब से भारतीय सेना बनी है और जो हमारे 62 के, 65 के, 71 के, कारगिल, बहुत सारे युद्ध हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी है, इससे पहले भी हुआ था पुलवामा से पहले के बाद, जो ये सारे ही चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए और देश सेवा का भाव बच्चों के अंदर आना चाहिए। वो एक स्पेसिफिक चैप्टर है और पूरे देश में उसे कंपलसरी करना चाहिए, सिर्फ एक जगह पर नहीं। देश सेवा का भाव और हमारे सेना का जो पराक्रम है, जो आज हमारे देश को आज़ाद होने के बाद तब से आज तक, उस पराक्रम को सबके सामने लाना चाहिए और उसे एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए और उसको पूरी तरह से जो शिक्षा नीति हमारी उसमें लगाया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भोपाल राम टमटा ने कहा कि ये बेहद अच्छा कदम है। बीजेपी भी अपने कार्यक्रम के तहत आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी दे रही है कि हमारी सेना ने किस तरह से पहलगाम की घटना का बदला लिया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है या इतिहास की बात है, तो निश्चित रूप से भारत देवभूमि और विश्वगुरु रहा है और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको पूरा विश्व भी इस बात को महसूस करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आज हम अपने वेद का, अपने उपनिषदों का, अपने संस्कारों का, अपने धर्म को, अपनी जो हमारी संस्कृति रही है, अगर उसको हम अपने सब्जेक्ट में, विषयों में लाते हैं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर हम उस बात को रखते हैं, तो इसमें कोई
किसी प्रकार का किसी को वो नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की धरती है और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अद्भुत बहादुरी दिखाई है। देश की जनता ने सेना के शौर्य को सराहा है। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। दरअसल जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं समून काशमी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उन्होंने इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार भी जताया, साथ ही उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में शुभकामनाएं और बधाई भी दी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, उत्तराखंड के बच्चों को ये बताया जाए कि शौर्य गाथा किस तरह से लिखी है हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई भी की है, उसको उत्तराखंड के मदरसों में बढ़ाया जाए। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड के जो मदरसे बोर्ड रजिस्टर्ड हैं जिसमें मदरसों में, और ऐसे में जो मदरसे हैं उनकी संख्या भी क्योंकि 450 से ज़्यादा है और उसमें 50,000 से अधिक बच्चे पढ़ते भी हैं, जिनको ये भी कहा जा रहा है कि उन बच्चों को अभी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सैनिकों ने किस तरह से वीर गाथाएं लिखी हैं। उस सब पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जाएगा और जल्द ही इसको लेकर के एक बोर्ड बैठक भी होने वाली है जिसमें ये पाठ्यक्रम पढ़ाया बच्चों को किस तरह से जाएगा, उसमें वो भी डिस्कस होगा और किस तरह से उसको बुक में शामिल भी करना है वो भी उसमें डिस्कस होगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।